माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में। यहाँ सेक्शन 1 कहता है, शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1। दिस एक्ट में कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जाएगा, कम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। यह एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। और अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में दिया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जिसका डिफिनेशन इस सेक्शन 2 में दिया गया है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डिफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, यानी डिफाइन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसे इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2A का। सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। प्रपोजल या ऑफर, ये ऑफर प्रपोजल का साइनो है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that others to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या किसी काम को न करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो वह इच्छा दूसरे व्यक्ति यानी ऑफरी के लिए वह इच्छा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रपोजल कहलाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि प्रपोजल की सूचना दूसरे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और नोबॉडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट एन ऑफर, यानी कोई भी व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। वो ऑफरी के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसमें एक केस आया हुआ था, ये हैरिस वर्सेस निकोलसन। इस केस में एक व्यक्ति ने नीलामी की सूचना न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिश किया कोई चीज़ को सेल करने के लिए। तो फिर जब सेकेंड पार्टी जब उस जगह पर पहुंचता है बाई करने के लिए, कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तब तक वो नीलामी कैंसिल कर दिया गया था फर्स्ट पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन ने जो जाने आने का जो किराया उनका जो खर्च था, उनको वसूलने के लिए उन्हें क्लेम किया। तो फिर बाद में कोर्ट का डिसीजन ये आया कि दोनों व्यक्ति के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, इसीलिए प्लेंटिफ उनका खर्च देने के लिए बाउंड नहीं है। यह डिसीजन लिया गया था इस केस में, जिसका नाम है हैरिस वर्सेस निकोलसन। अब बात करते हैं सेक्शन 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। प्रॉमिस, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, मतलब कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रॉमिस बन जाता है। वो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। अब देख लेते हैं सेक्शन 2C को। सेक्शन 2C में कहा गया है, ये डिफाइन किया गया है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, यानी जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसको प्रोमिसर कहेंगे। जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसको प्रोमिसर कहेंगे। एंड जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी कहेंगे। प्रोमिसी, द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2D की। इसमें कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or obtained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something
सच एक्ट और अब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम को करने के लिए या कोई काम को न करने के लिए बाउंड है। प्रोमिसी अगर किसी काम को करने के लिए बाउंड है या किसी काम को न करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कंसिडरेशन कहा जाता है। कंसिडरेशन मीन्स दैट विच इज एक्चुअली गिवन और एक्सेप्टेड इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसी, यानी बदले में जो प्रोमिसी के द्वारा बदले में जो दिया जाता है या कोई चीज़ दिए जाने का प्रॉमिस किया जाता है उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए, दोनों पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को अपना बाइक 5,000 रुपये में बेचने का प्रॉमिस किया, तो यहाँ पर 5,000 रुपये जो है, जो प्रॉमिस जो 5,000 रुपये ए को पे करेगा, वो 5,000 रुपये यहाँ पे कंसिडरेशन हुआ। कंसिडरेशन ये 5,000 रुपये जो हुआ ये प्रति। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2E की। सेक्शन 2E को देख लेते हैं, जिसमें एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट मतलब इसको हिंदी में करार बोलते हैं, करार, एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। मतलब ऐसा प्रोमिस या ऐसा प्रोमिस का सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, एक दूसरे पार्टी के लिए कंसिडरेशन हो, वह एग्रीमेंट कहा जाता है। अब एक टर्म और देख लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contracts for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। All agreements are contract का मतलब ये हुआ कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब कहे जाएंगे जब दोनों पार्टी के फ्री कंसेंट से यानी म्यूचुअल कंसेंट से वो किए गए हो, और फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन मतलब उसका कंसिडरेशन लॉफुल हो, वो अनलॉफुल न हो, साथ ही उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। एंड आर नॉट हरबाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कोर्ट के द्वारा वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। प्रतिफल हो उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को अपनी कार बेचने के लिए प्रॉमिस किया, वो 5,000 में बेचने के लिए प्रॉमिस किया, और बी ने भी 5,000 में उसको परचेज करने के लिए एग्री हो गया और दोनों के बीच प्रॉमिस हुआ। लेकिन केवल यहाँ पर प्रॉमिस हुआ है और ऑब्लिगेशन नहीं हुआ है, ये परफॉर्म नहीं हुआ है। तो पहले कौन करे यहाँ पर, या पहले ए पैसा दे या पहले बी पैसा दे या पहले ए कार दे। यहाँ पर पहले कौन करे ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉमिस हो चुका है। ये ऐसे प्रॉमिस को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है। आगे देख लेते हैं सेक्शन 2G को। सेक्शन 2G वाइड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। वाइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट। यानी ऐसा करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय न हो, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो, उसे वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई कंसिडरेशन न हो, वो वाइड एग्रीमेंट होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 25 में ये दिया गया है।
और एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है जो 27 सेक्शन 27 में आगे हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, यानी ऐसा कोई कार्य जो असंभव हो उसे करने का एग्रीमेंट वाइड है, ये सेक्शन 56 में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और एक ये है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स सेक्शन। अब आगे देखते हैं सेक्शन 2H। 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और भी जान लेंगे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट। द मोस्ट कॉमन वे टू मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और सेक्शन 2I को आगे देखते हैं जिसमें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, यानी एक पार्टी चाहे तो उसको इन्फोर्स करवा सकता है और चाहे तो इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। वो प्रोमिसी यानी सेकेंड पार्टी पर डिपेंड करता है, उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये सेकेंड पार्टी की इच्छा पर वो डिपेंड करता है, उनके विल पर डिपेंड करता है। सेक्शन 2I वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड और एबल, यानी जो वाइड करने के एबल हो उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन 2J। सेक्शन 2J में वाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से वैलिड हो लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट के द्वारा इनवैलिड कर दिया जाता है, उसको सीज कर दिया जाता है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। जैसे ए बी को 500 लीटर शराब देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो उस टाइम जब वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्सेबल रहती है, जब लॉफुल रहता है, तब 500 लीटर शराब देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती है और वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिट कर दी जाती है, वो मना कर दी जाती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को वो सेल करने के लिए मना कर दी जाती है। तो फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट